हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इन्वायरमेंट की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट 10 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है एशियाटिक लायंस के बारे में। जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए हुआ ये है कि जो गुजरात की सरकार है वो इस बात के फेवर में नहीं है कि एशियाटिक लायंस को उनके यहाँ से उठा के ट्रांसलोकेट करा जाए मध्य प्रदेश। तो अभी क्या मामला है आगे समझते हैं मोर ऑन न्यूज़ में। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, है ना। काफ़ी फेमस है गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर। और ये एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलेंगे। अब हुआ क्या कि 2013 की बात है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि भाई एक ही जगह पे सारे एशियाटिक लायन का रहना तो नहीं सही है, इसलिए इनके लिए कुछ सेकंड होम होना चाहिए। और सेकंड होम इस तरह से हो कि यहाँ से कुछ एशियाटिक लायंस को उठा के आप कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है वहां पे शिफ्ट कर दो। अब हुआ क्या, देखिए मामला ये था कि हाई रेट था इनब्रीडिंग का। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब सेम एंसेस्टर्स हो दो किसी भी एनिमल के या किसी भी स्पीशी के, और इन दोनों के बीच में मेटिंग या ब्रीडिंग हो, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो इससे क्या हो जाती हैं दिक्कतें कुछ आती हैं। जैसे भाई देखो अब इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें भी वही दिक्कतें हो सकती हैं जो इन लोगों में हो, क्योंकि अब एक ही चेन चली आ रही है ना, तो इनके जीन्स वगैरह में तो सारा का सारा भाई मान ली कोई बीमारी है तो इनके जीन में भी वही बीमारी चली आ रही होगी, इनके में भी वही चली आ रही होगी। तो अब इन दोनों से यहाँ पे मेटिंग होगी, ब्रीडिंग होगी, तो यहाँ पे जो ये ऑफस्प्रिंग निकल के आएगा इसमें भी बीमारी होगी। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे जो इतना बढ़ रहा है एशियाटिक लायंस का नंबर, तो ये गिर फॉरेस्ट जो है वो इतना नंबर सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है, ये भी थी। उसके साथ कुछ इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग होना, या आपस में ही लायंस लड़ने लगते हैं, पूरा घर खानदान एक ही जगह रहेगा तो लड़ेगा तो है। तो इन सब वजहों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको यहाँ ट्रांसलोकेट कर दो आप कहीं दूसरी जगह पर। चलिए, हालांकि अभी तक एक सिंगल लायन, एक भी लायन जो है वो गिर का ये ट्रांसपोर्ट नहीं करा गया है मध्य प्रदेश में। और गुजरात की सरकार कह भी रही है कि लायन देखिए हमारे यहाँ की प्राइड है, हमारे यहाँ की स्टेट की प्राइड है, और हमारे लिए एक फैमिली के जैसे ही हैं, फैमिली मेंबर के जैसे हैं। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनके लिए फैमिली मेंबर के जैसे। और रही बात सेकेंड होम बनाने की, तो हाँ ठीक है ना, हम ये बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पोरबंदर के अंदर, उसे यहाँ पे बना तो रहे हैं ना उनका सेकेंड होम। तो क्या दिक्कत है, आप वहाँ मध्य प्रदेश में क्यों भेज रहे हो? गुजरात में सेफ है, इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो दिक्कत क्या है आपको? ये गुजरात की सरकार का कहना है। अब बात आती है कि भाई कुछ बात समझ लें एशियाटिक लायंस के बारे में। इनको पैंथेरा लियो पर्सिका बोलते हैं बायोलॉजिकली। देखिए इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। अगर हम एशियाटिक लायंस की बात करें तो कैसे होते हैं, ये अफ्रीकन लायंस से हल्के से छोटे होते हैं। और अफ्रीकन लायंस का स्टेटस आप जानते हो, आईयूसीएन का जो है वो वल्नरेबल है। ये सब याद रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए एशियाटिक लायंस को लिस्ट करा गया है शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और साथ में अपेंडिक्स 1 में साइट्स के, ठीक है। अब 2000 का जो सेंसस था उसके हिसाब से क्या था कि यहाँ पे एस्टिमेट करा गया था करीब 674 एशियाटिक लायंस को। अगर हम कहें तो ये पिछले 5 सालों में करीब 29% से बढ़े थे गिर फॉरेस्ट में, और गुजरात और दूसरे रेवेन्यू एरियाज में जो कि कोस्टल सौराष्ट्र के थे। अब देखो भाई जियोग्राफिकली बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी यहाँ पे बढ़ा है 36% से। और इनको दिक्कतें किस चीज़ से होती हैं? दिक्कतें इनकी पोचिंग होती है, या
इनका हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन है, तो इन सब कुछ दिक्कतें हैं इनको जो देखने को मिलती हैं। तो ये हमने कुछ बात करी एशियाटिक लायंस की। आगे बढ़िए दूसरे टॉपिक की तरफ जो कहता है अफ्रीकन चीता री इंट्रोडक्शन। क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा, समझते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में WII के जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने कुछ साइट्स को इवैल्यूएट करा मध्य प्रदेश के अंदर अफ्रीकन चीता के री इंट्रोडक्शन के लिए। मतलब यहाँ पे ऐसी कुछ मध्य प्रदेश के अंदर, आप जानते हैं ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई लायंस की, तो मध्य प्रदेश के अंदर WII के कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसी साइट्स को निकाला जहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पे अफ्रीकन चीता को फिर से री इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब आते हैं और खबर आगे क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए एक्सपर्ट्स देख रहे थे कि क्या बेस्ट टू बेस्ट हैबिटेट रहेगा जिसमें यहाँ पे प्रे बेस हो, मतलब उनके लिए खाने के लिए भी चीज़ें हो जाए, सेफ्टी भी हो, टोपोग्राफी भी बढ़िया हो। तो ऐसी कौन सी जगह रहेगी। और चीता को आप जानते ही हैं ये बात कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में 1952 में ही, बहुत पहले ही यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे। अब देखिए शॉर्ट लिस्टेड साइट, मतलब कौन कौन सी साइट्स यहाँ पे इन्होंने चूज करके रखी। तो पहली करी आपने इन्होंने कूनो पालपुर सेंचुरी, दूसरी करी इन्होंने नौरादेही सेंचुरी, तीसरी इन्होंने करी गांधी सागर सेंचुरी, चौथी करी माधव नेशनल पार्क। ये सारे के सारे चारों ही जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अभी बात देखिए 2010 की है बच्चों, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट पैनल ने ये बात रिकमेंड करी कि कूनो पालपुर, वेलावदर नेशनल पार्क जो गुजरात के अंदर है, उसके साथ ताल चापर सेंचुरी जो कि राजस्थान के अंदर है, तो इन एरियाज को यहाँ पे कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एक्सपर्ट पैनल ने 2010 में कि आप इन एरियाज में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो चीता को। अब इसमें कूनो पालपुर, ठीक है, पालपुर, अब ये कूनो पालपुर जो है ये मध्य प्रदेश में है ना, इसको प्रिफर्ड लोकेशन माना गया। और ये प्लेस है जिसे प्रिपेयर्ड करा गया है बाय मध्य प्रदेश टू हाउस एशियाटिक लायंस। अभी आपको पता है इसके ऊपर वाले टॉपिक में हमने क्या बात करी कि यही जगह जो है यहाँ पे एशियाटिक लायन को लाने की बात करी जा रही है, और यहीं पे ही ये साइट जो है जो आपका अफ्रीकन चीता है इसके लिए भी कह रहे हैं। हालांकि 2013 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे थोड़ा कहा कि यार ये जो अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस करने का प्लान है ना कूनो पालपुर में, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता मुझको, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं कि भाई ऐसा हो सकता है जो हमारा ये पैरेलल प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम यहाँ पे एशियाटिक लायंस को सेम साइट पे ला रहे हैं, उसके साथ क्या पता ये क्रैश करे, उसके साथ प्रे बेस, इतना खाना थोड़ी ना इनको, इतना वहाँ पे प्रे थोड़ी ना होगा, या मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में खैर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा डिसीजन कि भैया रीलोकेशन करनी है अफ्रीकन चीता की कूनो में कि नहीं करनी है, ये सब कुछ छोड़ दिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मर्जी पे कि भाई आप प्रॉपर सर्वे करिए, उसके बाद आप देखिए इंट्रोडक्शन करना है एनिमल का कि नहीं करना है। अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्लान को फिर से रिवाइव करा 2017 में, और जनवरी 2020 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की कमेटी को सेटअप किया गाइड करने के लिए इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि आप जो भी डिसीजन आपको लेना है रीएलोकेशन के लिए, और प्रॉपर सर्वे करिए और उसके बाद आप रीलोकेट करने की बात करिए। तो अब बात आती है कि चीता के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए IUCN का स्टेटस देखिए, तो अफ्रीकन चीता जो है उसके हिसाब से वल्नरेबल है, और एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशियाटिक चीता जो होते हैं ना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्टर होते हैं अगर हम देखें तो अफ्रीकन चीता के कंपैरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है वल्चर एक्शन प्लान 2020 to 25, है ना, आजकल बड़ा इसका जोरों शोरों से नाम चल रहा है। न्यूज़ में क्यों है पहले समझिए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हमारी है जो, उसने लॉन्च करा है वल्चर एक्शन प्लान 2020 to 25 के लिए। तो अब प्लान को लॉन्च किया है तो खबर भी जानते हैं क्या है। देखिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला रही थी वल्चर्स के लिए, 2006 से ही ये काम ये कर रही थी। और अब नया प्लान जो है इसी प्रोजेक्ट को
25 तक के लिए भी एक्सटेंड करता है। अब ये रुकेगा नहीं, नॉट जस्ट होल्ड द डिक्लाइन बट टू एक्टिवली इंक्रीज द वल्चर नंबर। अब मसला क्या है इस प्लान के हिसाब से, मामला ये है कि जो ये वल्चर्स हैं अब ये जो इतनी तेजी में कम हो रहे हैं, सिर्फ इनकी जो कमी हो रही है उसको ही रोकना अब इस प्लान का काम नहीं है, बल्कि इनकी पॉपुलेशन को अब बढ़ाना भी इस प्लान का उद्देश्य है। अब होता क्या है, अब आप कहेंगे कि मैम वल्चर को क्या दिक्कतें हो रही हैं। देखो वल्चर को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, अनइंटेंशनल पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है ना, या मतलब इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, या ऐसे कुछ मरमरा जाते हैं, तो मतलब समझे ना, इलेक्ट्रिक शॉक वॉक लग गया, लड़ गए आपस में, तो इन सब वजह से इनको बहुत दिक्कतें होती हैं, मर जाते हैं। अगर हम देखें 1990s से लेके 1990s और 2007 के बीच में अगर हम बात करें, तो नंबर्स जो है 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी का, जिसमें आपका ओरिएंटल वाइट बैक्ड, साथ में लॉन्ग बिल्ड और उसके साथ में स्लेंडर बिल्ड, ये तीनों तरह के जो वेल्चर्स हैं, इनका मालूम है कितना कमी देखने को मिली, कितना डिक्लाइन हुआ है, मानोगे नहीं भाई, 99% से। समझ रहे हो आप कितनी हाई लेवल पे, इसीलिए ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब ये देखिए ना, वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 यहाँ दिया हुआ है, डेटाबेस ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स, डेटा वगैरह होगा, जो भी दिक्कतें हैं वल्चर कंजर्वेशन को लेके पूरा डेटाबेस है। उसके बाद यहाँ पे 4 तरह की रेस्क्यू सेंटर्स आपके पिंजौर में, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में लगाए जाएंगे, और एटलीस्ट एक वल्चर सेफ जोन तो हर एक स्टेट में होगी ही होगी। उसके साथ यहाँ पे सेल जो वेटनरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का होता है, जिसकी वजह से वल्चर की डेथ होती है, उसके साथ सिस्टम जो भाई इसको रेगुलेट करा जाएगा बहुत तरीके से। उसके साथ जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली ड्रग को रिमूव करने का वेटनरी यूज से, जैसे कि डाइक्लोफेनाक ट्रीट करने के लिए कैटल को काम आता है, इससे काफ़ी वल्चर्स की मौत हुई है, तो इन सबको प्रॉपर रेगुलेट करेंगे। साथ में कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चलेंगे रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर के लिए। पूरे देश में वल्चर सर्वे होगा 1 in 4 ईयर, 4 साल में एक बार। उसके साथ एडिशनल वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर होंगे आपके उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर। तो इतना कुछ करने की बात करी जा रही है। उसके साथ यहाँ पे देखिए आप, वन सेकेंड, ओके, यहाँ देखिए आप कि वल्चर स्पीशीज इंडिया में, और हम थोड़ा सा IUCN की स्टेटस जानते हैं, उनका क्या चल रहा है। देखिए ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, याद रखिएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। उसके साथ लॉन्ग बिल्ड वल्चर की बात करें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर को देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी है। रेड हेडेड वल्चर आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिखेंगे। साथ में इजिप्शियन वल्चर इंडेंजर्ड है, हिमालयन वल्चर नियर थ्रेटेंड है, बियर्डेड वल्चर नियर थ्रेटेंड है। उसके बाद सेनेरियोस वल्चर नियर थ्रेटेंड है, और आखिरी में यूरेशियन ग्रिफन वल्चर जो है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। तो थोड़ा सा कैटेगरीज पे ध्यान रखिएगा, अक्सर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात आती है तीसरे टॉपिक की, जो कहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक दफ़ा न्यूज़ में रहता है, हर एक साल न्यूज़ में रहता है, तो गौर से समझिएगा कि इस बार न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि ये बात रिपोर्ट करी गई है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है और राजस्थान की जो सरकार है, इन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है टू पुट ऑल पावर ट्रांसमिशन लाइन पासिंग थ्रू GIB हैबिटेट अंडरग्राउंड। तो मामला क्या था, आइए समझाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, उसने कहा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर से और राजस्थान की सरकार से कि आपकी जितनी भी ऊपर से जो पावर की ट्रांसमिशन गए हैं, पावर लाइनें गई हुई हैं ऐसे एरिया से जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं, तो इन लाइंस को उस एरिया में प्लीज़ आप अंडरग्राउंड कर दो, ताकि ये बेचारे उड़े, इससे लड़के मरे ना। लेकिन इस बात को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और राजस्थान की सरकार दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। अब आती है खबर आगे की। खबर ये है कि पहले की बात है, 2019 की बात है, कि एक ऑर्डर आया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। उसने सजेस्ट किए थे, कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि हम किस तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई इन्होंने बताया कि आप जितनी भी पावर की ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो आपके बस्टर्ड जहाँ रहते हैं, जो हैबिटेट है इनका, वहाँ से होके गुजरती हैं, उन लाइंस को आप अंडरग्राउंड केबलिंग के थ्रू कर दो। फिर उन्होंने ये कहा कि
आप प्रेडेटर प्रूफ इंक्लोजर लगाओ, जिसे हम लोग ब्रीडिंग साइट्स कहते हैं, है ना, ताकि क्या हो, एंड कीप अवे नेस्ट प्रेडेटर जैसे कि डॉग्स, पिग्स, फॉक्सेस और दूसरे स्पीशीज को आप यहाँ पे अलग रखो यूजिंग प्रोफेशनल ट्रैपर्स। ये कर सकते हो। तीसरा इन्होंने कहा कि राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करे, ये लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलके काम करे और उसके बाद यहाँ पे प्रमोट करे बस्टर्ड फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे। यहाँ पे ऐसे क्रॉप्स उगाए जाएं जो बस्टर्ड है इनके द्वारा प्रेफर करे जाते हैं, तो और बस्टर्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी इससे। और उसके इन्होंने ये भी कहा कि आप जो नए विंड टर्बाइन्स लगे या सोलर फार्म्स लगे, उसे आप यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, जहाँ इनका हैबिटेट है, करीब यहाँ पे आप कह लो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो प्रायोरिटी एरिया है राजस्थान और गुजरात के अंदर, आप वहाँ पे नए कोई टर्बाइन, विंड टर्बाइन या सोलर फार्म्स ना लगाइए। भाई देखो, बचाना है जीव को तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ अच्छे रिकमेंडेशन दिए गए। अब आप देख ही रहे हैं कि एक उसमें से मना ही कर दिया गया है। तो अब बात आती है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की क्या हालात चल रहे हैं। देखिए, IUCN के स्टेटस के हिसाब से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और यहाँ पे इन दी CMS कन्वेंशन एंड इन अपेंडिक्स 1 में रखा गया है साइट्स कन्वेंशन के। ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को ही मिलेंगे, जो कि आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे, वेस्टर्न इंडिया में मिलेंगे और ईस्टर्न पाकिस्तान में भी मिलेंगे। तो मतलब ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला इलाका है अपना। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स स्पीशी के लिए कहाँ कहाँ है। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ है भाई साहब, भाई साहब राजस्थान के अंदर। उसके बाद नलिया, नलिया आपको गुजरात के अंदर मिलेगी। उसके बाद आती है वरोरा जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और बेलेडी जो कि कर्नाटका के अंदर है। तो इन सब जगहों पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, हैबिटेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये एरिड या फिर सेमी एरिड ग्रासलैंड होती है, इसलिए राजस्थान समझ रहे हो ना आप, इसलिए राजस्थान है। ओपन कंट्री विथ थॉर्न शब्स, टॉल टॉल ग्रासेस, है ना, जो ऐसा इंटरस्प्रेड विथ कल्टीवेशन, तो यहाँ पे दिखते हैं। इरिगेटेड एरियाज को अवॉइड करते हैं, तो यहाँ इसलिए आपको ये राइट साइड वाले इलाके में अपने नहीं देखने को मिल रहे हैं। हम पहाड़ों वहाड़ों पे या प्लेन्स पे या इधर गंगा वाले रीजन में नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये वन ऑफ द स्पीशीज है रिकवरी प्रोग्राम के लिए, जो कि आ रहा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्या, कुछ रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कि पोखरांस फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर क्या है समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, उसके साथ इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी भी है। ये दोनों मिलके प्रोटेक्ट कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ओवरहेड पावर लाइन से, मतलब जो ऊपर सर पे जो पावर लाइंस जा रही होती है ना, इनसे लड़ लड़ के मर जाते हैं चिपक चिपक के, तो इनसे बचाने के लिए दोनों कदम उठाए जा रहे हैं। साथ में फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स, जो फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर ये देख रहे हैं ना, ये फ्लैप्स होते हैं जो कि पावर लाइन के ऊपर इंस्टॉल करे जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए इतनी बात। बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मज़ा आ रहा है। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं क्या कहता है भाई इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। बड़ा न्यूज़ में रहा था ये भी, जानते हैं क्यों न्यूज़ में रहा। भाई, बिहार की सरकार बना रही है इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी गैंजेटिक डॉल्फिन्स के लिए। कहाँ बना रही है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो भाई बहुत अच्छी बात, तो न्यूज़ के बारे में और जानना तो बनता है। तो भाई न्यूज़ में यूं है कि ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में, और ऑब्जर्वेटरी का उद्देश्य होगा कि इको टूरिज्म को बढ़ाना। उसके साथ यहाँ पे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रिवर की इकोलॉजी पे। एज जो ऑब्जर्वेटरी है इसे बनाया जाएगा सुल्तानगंज अगुवानी घाट ब्रिज पे ओवर दी गंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवर के अंदर जो भी है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बनाने से। तो अब कुछ बातें जाने कि जिन मैडम के लिए बन रही है ये गैंजेटिक डॉल्फिन, ये क्या है। देखिए, इनको ना बहुत ही गहरे डीप वाटर्स पसंद आते हैं, जो कि आपकी कहीं संगम के आसपास या कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स के आसपास के होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती हैं और एसेंशियली ब्लाइंड होती हैं। समझे, ये ऐसा इंडिकेटर होती हैं कि भाई पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ बता देंगी ये कैसा है कैसा नहीं। बहुत गंदा होगा तो मरने लगेंगी। ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल है हमारे देश का, तो आप ये बात जानते थे? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। इट इज़ ऑल्सो नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया।
ये आपको गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम्स में, जो कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के हैं, वहां आपको देखने को मिलेंगी। इनको सूसू भी कहते हैं, जो आपको बहुत तेज लगती होगी बाहर, क्योंकि ये ऐसा जब सांसें लेती है ना तो ऐसी आवाज निकालती हैं ये। देखिए इंडिया के अंदर ये करीब 7 स्टेट को कवर करती हैं, जिनमें आसाम के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर आती हैं। अब कुछ यहाँ पे खतरे हैं डॉल्फिन्स को इंडिया के अंदर। इसमें होता है कि भाई ओवर फिशिंग होती है, इनके हैबिटेट के अंदर पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की काफ़ी दिक्कतें हैं। देखिए गैंजेटिक डॉल्फिन्स जो हैं ये 1 अमंग 21 स्पीशीज में हैं, जिनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर 21 स्पीशीज को लिया गया है, जिनमें से एक ये गैंजेटिक डॉल्फिन भी है। देखिए कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंजेटिक डॉल्फिन जो 2010 से लेके 20 तक का है, जिसने देखा कि क्या आखिरकार खतरा है ये गैंजेटिक डॉल्फिन्स को, और क्या इम्पैक्ट है रिवर ट्रैफिक का, इरिगेशन कैनाल और डिप्लीशन का प्रे बेस के डॉल्फिन की पॉपुलेशन पे। मतलब इन डॉल्फिन की पॉपुलेशन पे अगर हम देखें भाई रिवर में जो भी कितने हैं लोग, क्या हिसाब से प्रे मतलब खाएंगे क्या, या जो इरिगेशन कैनाल होती हैं इनकी वजह से, है ना, अगर ये सारे का सारा आखिरकार क्या खतरा दिखाता है डॉल्फिन की पॉपुलेशन पे। अभी देखिए हुआ क्या कि रिसेंटली प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन। क्या अनाउंस करा? प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनाउंस करा कि ये और ही अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, डॉल्फिन की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये लाया गया। अब देखिए कुछ और भी डॉल्फिन्स हैं जो इंडिया के अंदर जानी जाती हैं, मतलब देखते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ देखिए बहुत मैसेज आ रहे हैं, बाप रे। खैर देखिए कुछ डॉल्फिन्स, पहली आती है इंडस रिवर डॉल्फिन। आईयूसीएन का स्टेटस है इंडेंजर्ड। ये आपको सिर्फ लोअर पार्ट्स ऑफ इंडस वैली में पाकिस्तान में मिलेंगी, और कुछ आपके रिवर ब्यास में भी मिलती हैं, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी पंजाब के अंदर बह के जाती है हमारे देश भारत में। ये आपको देखिए तो भाई मडी रिवर जो होती है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और ये फंक्शनली ब्लाइंड होती हैं। डॉल्फिन ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का। तो अगर आपको कोई कहे कि आपका इंडिया का कौन सा है, तो आप कहेंगे गैंजेटिक डॉल्फिन। लेकिन अगर आप कहा जाए कि भाई स्टेट एक्वेटिक एनिमल पंजाब का कौन है, तो आप बोलेंगे इंडस रिवर डॉल्फिन। ठीक है। नेक्स्ट आती है इर्रावदी डॉल्फिन, जो कि आपकी स्नब फिन डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है। आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से ये मैडम इंडेंजर्ड है। और इर्रावती रिवर के अलावा ये कुछ इंडिया के अंदर, इंडिया के गैंजेस रिवर में, चिल्का लेक में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मेकोंग रिवर में भी देखने को मिलती हैं। ये एस्चुरीज में रहना पसंद करती हैं और ब्रैकिश वाटर में भी रहना पसंद करती हैं, जो कोस्ट के आसपास का इलाका होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन की। देखिए आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से तो ये इंडेंजर्ड है। ये शैलो नियर श्योर वाटर के पास रहना पसंद करती हैं कंट्रीज के इंडियन ओशन की। अगर हम कहें तो आइडली फ्रेश वाटर जहाँ से आ रहा हो। दे कैन बी फाउंड नॉट फार फ्रॉम श्योर, श्योर से ज़्यादा दूर नहीं मिलेंगे आपको कोस्टल वाटर्स के। साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ में, नॉर्थ वर्ड में करीब कोस्ट ऑफ अफ्रीका के आसपास, और पूरे मिडिल ईस्ट में, और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में भी। तो ये कुछ हमने और दूसरी डॉल्फिन्स के बारे में भी बात कर ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है भाई फिशिंग कैट के बारे में। जानते हैं कि खबरों में रहने की वजह क्या है। तो देखिए चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेजिग्नेट करा फिशिंग कैट को एक एम्बेसडर के तौर पे इस चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा के अंदर है। तो ये क्या है, ये कदम और उठाया गया है ताकि इस स्पीशी का कंजर्वेशन कर सके। अब भाई एम्बेसडर बना दोगे किसी को, चिल्का लेक का एम्बेसडर बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके प्रति, इसको कंजर्व करने के प्रति लोग कदम उठाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये फिशिंग कैट होती क्या है। देखिए
फिशिंग कैट एक अडेप्ट स्विमर है जिसे इवन मतलब बहुत बढ़िया स्विम करती है, इवन जाना जाता है इवन टू डाइव टू कैच फिश, मतलब ये जुम से डाइव मारती है मछली को पकड़ने के लिए। ये नॉकटर्नल है, मतलब रात में जाएगी। अपार्ट फ्रॉम फिश ऑल्सो प्रेज ऑन फ्रॉग्स, मतलब फिश को तो खाती खाती है, फिश के अलावा फ्रॉग को खाती है, क्रस्टेशियंस को खाती है, स्नेक्स को, बर्ड्स को, स्कैवेंजर्स ऑन कार गैसेस, और जो बड़े बड़े लार्जर एनिमल्स होते हैं, तो इन सबको यहाँ पे ये खा रही है फिश के अलावा। वेटलैंड जो है वो इसका सबसे फेवरेट हैबिटेट है, वेटलैंड्स में लेना पसंद करती है ये फिशिंग कैट। और मेनली आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट जो सुंदरबंस के अंदर है ना, वो देखने को वहाँ मिलेगी अराउंड चिल्का लेक। और फुट हिल्स आपके हिमालयास में भी आपको देखने को मिलेगी, अलॉन्ग गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर वैलीज के, और वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे कंजर्वेशन स्टेटस क्या चल रहा है मैडम का, तो IUCN के स्टेटस के हिसाब से मैडम वल्नरेबल है। उसके साथ अगर हम साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो उसकी लिस्ट के हिसाब से ये अपेंडिक्स 2 में आती है। वही जगह अगर हम शेड्यूल 1 में आएंगी ये, अगर हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इनको देखें, और इसलिए इनको हंटिंग से प्रोटेक्शन मिला है कि आप इनकी हंटिंग नहीं कर सकते। अब क्या दिक्कतें झेलती हैं ये फिशिंग कैट, ज़रा आपको बताएं। देखिए हैबिटेट लॉस है, क्यों? क्योंकि वेटलैंड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और वेटलैंड में ही रहना पसंद करती हैं, तो इसलिए जब रहने की जगह ही नहीं होगी तो कहाँ बेचारी मर जाएंगी। एक्वा कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, हंटिंग इनकी होती है मीट के लिए, इनकी स्किन के लिए, बहुत मतलब सारी दिक्कतें बताएं ह्यूमंस ने क्रिएट कर रखी हैं। ये बात कुछ 2012 की है, 2012 की है, जब वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऑफिशियली फिशिंग कैट को स्टेट एनिमल बना दिया था। तो याद रखिएगा कि भाई फिशिंग कैट कहाँ का स्टेट एनिमल है, तो वेस्ट बंगाल का है, 2012 में बना दिया गया था। तो भाई देखो, मच्छी भात खाबो, तो मच्छी कौन खा रही है? कैट खा रही है, तो उसी को ही बना दिया यहाँ पे फिशिंग अपना भाई एक्वाटिक एनिमल अपना, चलो स्टेट एनिमल बनाया है, सॉरी एक्वाटिक एनिमल कह रही हूँ, स्टेट एनिमल बनाया। चलो भाई चिल्का लेक के बारे में जान लेते हैं, जिस वजह से एक खबर में है। देखिए एक ब्रैकिश वाटर की लेक है, शैलो लगून है विद एशुएंट कैरेक्टर, इसमें एशुएंट कैरेक्टर है आपका, उड़ीसा के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये सब क्या होता है, सब हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं कि भाई आप ब्रैकिश वाटर का मतलब तो होता है हल्का सा सॉल्टी वाटर, और लगून को तो हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो मेन रिवर से स्ट्रीम से हल्का सा कटा हो, है ना। थोड़ी सी ये एशुरियन कैरेक्टर में है कि मतलब यहाँ पे एशुरी का मतलब होता है टाइडल माउथ, एक बड़ी सी रिवर का जहाँ पे टाइड्स स्ट्रीम से मिलती हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी में कई बार। खैर ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है हमारे एशिया में, चिल्का लेक, समझ रहे हैं। और इंडिया का ओल्डेस्ट रामसार साइट भी है, जो कि मैंने आपको रामसार साइट की जब शॉर्ट ट्रिक बता रही थी तो तब बताया भी था। अब देखिए ये एक लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी वाटर फाउल के लिए, जहाँ पे आपको फाउंड एनीवेयर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नाला बना आइलैंड जो कि चिल्का लेक के अंदर है, नाम क्या है? नाला बना आइलैंड। इसको बर्ड सेंचुरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बर्ड सेंचुरी नोटिफाइड कर दिया गया है। इसको इंक्लूड करा गया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी, मतलब थ्रेटेंड लिस्ट में 1993 में अंडर रामसार कन्वेंशन। बट अच्छा खासा इसका रिस्टोरेशन हो गया था लेक इकोसिस्टम का बाय चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसको इसलिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से 2002 में हटा दिया गया था। समझे, ये फर्स्ट साइट थी ऐसी एशिया से। तो ये कुछ हमने बात करी फिशिंग कैट के रेफरेंस में। बात करेंगे नेक्स्ट लिचन्स के बारे में। आइए समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहे हैं। देखिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डेवलप करा हमारे देश का पहला लिचन पार्क मुनस्यारी उत्तराखंड के अंदर। तो अब ये लिचन्स क्या होते हैं हमारे लिए ये जानना हो जाता है बहुत ज़रूरी। देखिए लिचन एक कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म है जो आपको एल्गे से इमर्ज होके आता है, एल्गे से निकलता है, या आप कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया से निकलता है। जो ये जो है आपको जो फिलामेंट्स होते हैं ना फंगी के, उनपे रहेगा ये और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है ये उनके साथ रह के। तो सिम्बायोटिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये होता है कि जब दो यहाँ पे एक साथ रह रहे हों और ऑर्गेनिजम्स,
और इन दोनों को ही फ़ायदा हो रहा हो साथ में रहने का। तो ये है कुछ बात करें लिचेंस के बारे में, जहाँ पे एल्गी नॉर्मली आप देखते हैं कि एक्वेटिक मतलब पानी वगैरह में ग्रो करता है, या ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ हल्का सा मॉइस्चर हो या बहुत मॉइस्चर हो, हल्का सा क्या अच्छा खासा मॉइस्चर हो, क्योंकि पानी में हो रहा है तो पानी जितना मॉइस्चर होना चाहिए। लेकिन लिचेंस की बात करें तो ये आपको हर एक सरफेस पे मिल सकते हैं, स्पेशली रॉक्स पे भी आपको मिल जाएंगे, या एज एफीफाइट्स मतलब मीनिंग ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। और देखिए यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज लिचेंस की आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगी, और इंडिया के पास ही यहाँ पे हमारे पास ही 2714 स्पीशीज हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ही करीब 600 से ज़्यादा स्पीशीज लिचेंस की देखने को मिलती हैं। अच्छा, लोकल भाषा में इनको झूला भी कहते हैं, और या आप पत्थर के फूल भी कहते हैं। अब देखिए लिचेंस जो है वो धीमे धीमे ग्रो करते हैं, और ये सेंचुरीज तक मतलब 100 सालों से ज़्यादा तक रह सकते हैं। कुछ मेजर यूज भी आते हैं लिचेंस, जैसे कि सेपरेशन ऑफ मिनरल्स बाय इरोडिंग रॉक्स, ठीक है, मिनरल्स को अलग कर सकते हैं बाय इरोडिंग रॉक्स। उसके साथ की इंग्रेडिएंट है बहुत सारे क्यूजीन्स में, खाते भी हैं लोग इसको। इंडिजीनियस परफ्यूम्स बनाने के लिए भी काम आता है। कन्नौज एक जगह है वहाँ पे, और इनको सन स्क्रीन के तौर पे मतलब क्रीम के तौर पे बनाते हैं। डाइज वगैरह कुछ मेडिसिन्स को बनाने में भी काम आते हैं, और ये बायो इंडिकेटर के तौर पे भी काम करते हैं। मतलब कुछ लिचेंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं पोल्यूटेंट्स को, जैसे कि बात करें तो नाइट्रोजन सल्फर कंपाउंड को एकदम टॉलरेंट होते हैं, बचे रहेंगे। वाइल कुछ ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, अगर मान लीजिए दोनों ही ऐसे नाइट्रोजन या सल्फर में आए कंपाउंड में तो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ टॉलरेंट है। अब फिल्टर्स की बात करें अगर हम, तो ये एब्जॉर्ब और स्टोर करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को अपने अंदर, जैसे कि सीसियम, उसके साथ स्ट्रॉन्टियम के कंपाउंड्स है ना, कोई इसमें विदाउट अपेरेंट हार्म, बिना किसी हार्म के यहाँ पे अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कुछ अच्छी बातें भी हैं लिचेंस के बारे में जो हमने यहाँ पे करी। भाई साहब, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ESA। न्यूज़ में क्यों है समझिए। कई सारे स्टेट ने एक्सप्रेस करा है उनका मन है कि यहाँ पे एक्सपीडाइट करें अर्ली नोटिफिकेशन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए वेस्टर्न घाट्स की। तो क्या हुआ है कि कुछ स्टेट ने यहाँ पे कहा है कि भैया जल्दी जल्दी से नोटिफिकेशन निकालो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए। तो भाई इसलिए जल्दी जल्दी से समझ लो कि न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ के बारे में आगे बातें क्या हैं। देखिए 6 स्टेट्स जिनमें से विच जो यहाँ पे बनाती हैं ये वेस्टर्न घाट्स को, है ना, वेस्टर्न घाट्स में आप जानते हैं 6 स्टेट्स आती हैं। इन 6 स्टेट्स ने सेंटर से कहा है कि आप फटाफट से प्रोसेस को आगे बढ़ाइए और नोटिफाई करिए हमको यहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वेस्टर्न घाट्स का ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर फॉर क्लियरिटी। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि 2018 की बात है, तो सेंटर ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें करीब 56,825 स्क्वायर किलोमीटर का वेस्टर्न घाट जो कि 6 स्टेट से गुजर रहा था उसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कह दिया था, है ना, इस ड्राफ्ट में। और जो 6 स्टेट्स हैं इन्होंने कहा कि हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए इस नोटिफिकेशन में, क्योंकि इससे कुछ हमारे, अगर हम इस सबको ही हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी पे कुछ जो है वो अफेक्ट पड़ सकता है, मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए हालांकि यहाँ पे पहले 2 कमेटीज ने रिकमेंड किया था इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए, और दोनों ही रिजेक्ट हो गई थी। एक बनी थी यहाँ पे के कस्तूरी रंजन कमेटी जिसने 2012 में रिकमेंड किया कि 37% जो वेस्टर्न घाट्स का है इसको आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो। और दूसरी थी आपकी माधव गडजिल कमीशन जिसे 2010 में बनाया गया था। इसने कहा था कि भाई 64% जो वेस्टर्न घाट्स का है इसे आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो। तो अब भाई इतना कुछ लड़े चले जा रहे हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए, जानते हैं कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता क्या है। देखिए जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है ये ऐसे एरियाज हैं, मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कह लो, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया कह लो, ये ऐसे एरियाज होते हैं जो करीब 10 किलोमीटर के आसपास के होते हैं, PA के मतलब नेशनल पार्क्स के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के। अब क्या होते क्या है, देखिए ये बनाए जाते हैं, दे आर मेंट टू बी शॉक एब्जॉर्बर एंड ट्रांजिशन जोन्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई टू लो प्रोटेक्शन
फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब देखिए ये इसका काम क्या है, इनका ये है कि भाई ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक ट्रांजिशन जोन समझ लो, एक तरीके की हो गई है ना, ऐसे एरियाज से जो आपके हाई टू लो प्रोटेक्शन की तरफ चल रहे हैं, मतलब अंदर बहुत हाई प्रोटेक्शन चल रहा है, नेशनल पार्क है, कोई बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और उसके आसपास का आगे का एरिया हो गया कि भाई यहाँ तक अगर कोई नहीं इसमें इंटरफेयर कर रहा है इन चीज़ों में, तो मतलब अंदर अंदर प्रोटेक्शन रहेगा, अंदर जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको और प्रोटेक्शन बरकरार रहेगा, ठीक है, या बायोडाइवर्सिटी है, कुछ भी है। अब देखिए इसको नोटिफाइड करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 के तहत। सेंसिटिव कॉरिडोर्स, कुछ कनेक्टिविटी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस जैसे कि एरिया जो कि आपके 10 किलोमीटर तक चौड़ाई में आता है, ये सब भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के अंदर आ सकते हैं, ऐसी जोन्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्पेशल प्रोटेक्शन देता है ना, कुछ अच्छा सेफ गार्ड करेगा ना लैंडस्केप को, बायोडाइवर्सिटी को, वाइल्ड लाइफ को, जो हिस्टोरिकल वैल्यू है उनको, और साथ में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी करता है, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वगैरह में ये इंश्योर कराता है। तो ये कुछ अच्छी बात है इसके बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया क्या चल रहा है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। देखिए वेस्टर्न घाट्स में आप जानते हैं वेस्टर्न घाट्स को 6 स्टेट से होकर गुजरता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इसके अंदर करीब 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। और जो प्रपोज्ड इको सेंसिटिव एरिया है कि भैया आपको यहाँ पे पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ये कुछ 56,825 स्क्वायर किलोमीटर का है, वो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इंडिया के अंदर। तो अब एरिया ये देख लीजिए, कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, गोवा और गुजरात। तो सेंटर इशू वगैरह करता रहता है अपनी नोटिफिकेशन, अभी 14 में की थी, 15 में की, फिर तीसरी करी 17 में और चौथी कर दी 18 में। अब देखो कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, अगर मान लीजिए ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया फाइनलाइज हो जाता है तो क्या चीज़ें हैं जिन पर रोक लगेगी। वहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते हो आप, थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा सकते हो, रेड कैटेगरी मतलब हाई पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्री होती है उनको आप नहीं लगा सकते। फिर कंस्ट्रक्शन और टाउनशिप मतलब बिल्डअप एरिया करीब 20,000 मीटर्स या उसके ऊपर का अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो नहीं करा पाओगे। एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनका एरिया करीब 50 हेक्टर या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ ये भी नहीं करा पाओगे। तो इन चीज़ों पे रोक लगाई जाती है ऐसे एरियाज में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जान ली जाए तो भाई रिलेटेड न्यूज़ में पहला आता है जोनल मास्टर प्लान, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ZMP फॉर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड के अंदर जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। तो जानते हैं भाई क्या है, देखिए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन गौमुख से लेके उत्तरकाशी तक इसे नोटिफाई करा था 2012 में, और ये यहाँ पे बना दिया गया कंपलसरी उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए कि आप यहाँ पे बनाइए जोनल मास्टर प्लान को। तो भाई जोनल मास्टर प्लान क्या है? जोनल मास्टर प्लान ये बेस होता है वाटरशेड अप्रोच पे, मतलब इसके अंदर सारे एरियाज जो है ना आपके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के, वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, आपका इरिगेशन हो गया, एनर्जी टूरिज्म वगैरह जो भी हो गया, इसकी सारी गवर्नेंस ये देखता है। नेक्स्ट आता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे कैटेगरी हैं प्रोजेक्ट्स की जहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मर्जी की ज़रूरत नहीं है, उनके सर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, देखिए रेलवे प्रोजेक्ट्स, कुछ स्मॉल स्केल डेवलपमेंट के जो काम होते हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्शन करीब 20,000 स्क्वायर मीटर से कम का होना, या फिर 25 जो है मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो पावर प्लांट लगाना, मतलब उसके कम, उससे कम है ना। तो इन सब के लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। इवन अगर इन ये लोकेटेड होंगे विद इन इको सेंसिटिव जोन में भी अगर ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं तब भी कोई ज़रूरत इनकी नहीं पड़ेगी। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ की इको सेंसिटिव जोन में भी अगर ऐसे प्रोजेक्ट आप करोगे तो इसमें भी NBWL की ज़रूरत नहीं है, उनकी मर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोविजन के हिसाब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कोई भी नॉन फॉरेस्ट्री
Any non-forestry activity inside a sanctuary or national park require clearance from standing committee of NBWR। देखो भाई है क्या कि जो प्रोविजंस दी हुई हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, उसके हिसाब से कोई भी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो सेंचुरी या नेशनल नेशनल पार्क के अंदर, तो आपको क्लियरेंस लेनी होगी स्टैंडिंग कमेटी जो कि इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की है उससे। अब ये है क्या, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती है। और ये यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रोड के डाइवर्जन या आप इसी के तरीके का कोई चीज़ कह लो, है ना, तो इसको प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर या ये आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के अंदर फॉरेस्ट की ये दिखती है। इसको चेयर करने वाले यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है देहिंग पटकई का। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा, देखो यहाँ पे है देहिंग पटकई, ठीक है। तो हुआ क्या है कि असम के अंदर है, तो असम की सरकार ने यहाँ पे डिसाइड करा है कि इस देहिंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे यहाँ पे अपग्रेड कर देंगी अब नेशनल पार्क में। तो अब इसी के साथ खबर को आगे जानते हैं। तो न्यूज़ के बारे में बात यह है कि ये रिपोर्ट करा गया है कि अपग्रेडेशन जो है वो इस वजह से किया जा रहा है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेशनल पार्क में, ताकि यहाँ पे जो देहिंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे यहाँ पे क्या करेंगे, कोल और माइनिंग एक्सप्लोरेशन से यहाँ पे जो है वो इसे प्रोटेक्ट करा जा सके। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, आप जानते हैं इनमें कुछ एक्टिविटीज़ को परमिशन मिलती है, बट कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है नेशनल पार्क में, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस वजह से इसको अब नेशनल पार्क बना देंगे, तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। अब देखिए कुछ बात जानते हैं यहाँ पे देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखिए ये सेंचुरी को रिफर करा जाता है अमेज़न ऑफ द ईस्ट के नाम से भी, तो अब आप इसी बात से ही समझ लो कि कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। देहिंग जो है ना, ये नाम है एक नदी का जो बह के गुजरती है इस फॉरेस्ट से, और जो पटकई है ये एक हिल है, एक पहाड़ है एट द फुट ऑफ विच सेंचुरी लाइज, जिस पहाड़ के यहाँ पे सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। ये एक लौता रेन फॉरेस्ट है असम के अंदर जो आपका पूरा तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिव सागर डिस्ट्रिक्ट जो असम की है वहाँ से होके गुजरा है। साथ में ये अरुणाचल प्रदेश की स्टेट तक गुजरा है। यहाँ देख लो भाई, यहाँ तक आ रहा है, पूरा आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, समझ रहे हैं। अब देखो भाई यहाँ पे कि जो सेंचुरी है इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। एक है आपका जयपुर, दूसरा है आपका अपर दिहिंग रिवर, और तीसरा है आपका दिरोक रेन फॉरेस्ट। तो इतना है। साथ में सेंचुरी जो है वो पार्ट है दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व का। इसके साथ जो है वो स्टिलवेल रोड और सबसे पुरानी रिफाइनरी एशिया की जो है, जो कि दिग्बोई में है, और ओपन कास्ट कोल माइनिंग आपकी लीदो के अंदर देखने को मिलती है। फौना की बात करें, जानवरों की बात करें, तो भाई मलियन सन बियर है, बिंतुरोंग, साथ में क्रैब ईटिंग मोंगूस आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे आपको मार्बल्ड कैट, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट और क्लाउडेड लेपर्ड जैसे कुछ जानवर देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमनली जो मैमल है, जैसे कि आपको बार्किंग डियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, असमीज मकाओ हो गया, कैप्ड लंगूर हो गया, ट्री श्रीव हो गया, और साथ में यहाँ पे फेम्ड हुलॉक गिबन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात करी देहिंग पटकई रीजन के बारे में, और इसी के साथ ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Sirfayaz, and if you want to follow me on any other social media platform, your link is in the description. Along with this, if you want to join my membership, just press the join button and you can also enjoy the various perks with this. And thank you so much. Have a wonderful day. Take care.